हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती। मुख्यमंत्री सोरेन ने की बड़ी घोषणा। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए झारखंड से एक बड़ी और सकारात्मक खबर आई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के युवाओं के लिए बम्पर भर्ती की घोषणा की है। यह ऐलान दुमका जिले में तिरंगा फहराते हुए मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में जल्द ही 48,000 पदों पर भर्ती निकालने जा रही है। यह भर्तियां राज्य के विभिन्न विभागों के लिए और विभिन्न पदों पर की जाएंगी। यह भर्ती ऐलान राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश में थे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह भर्ती पारदर्शी तरीके से की जाएगी, ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस मौके का सही उपयोग करें और तैयार रहें, क्योंकि यह भर्ती राज्य की नौकरी की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि झारखंड राज्य में कुल 48,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इनमें से 46,000 पदों के लिए संबंधित विज्ञापन पहले ही जारी कर दिए गए हैं और इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 5,000 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती पूरी हो चुकी है और जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति पत्र भी जारी किए जाएंगे। सोरेन ने आगे कहा कि बाकी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और इसके लिए विज्ञापन आने वाले दिनों में जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है, ताकि युवाओं को जल्दी से रोजगार मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही बन सकेंगे सहायक शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सीटेट पास उम्मीदवारों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेटेट पास उम्मीदवारों को राहत मिली है, जबकि सीटेट पास उम्मीदवारों के लिए यह बड़ा झटका है। आपको बता दें कि झारखंड में होने वाले सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट अभ्यर्थियों को भी मौका देने का आदेश हाईकोर्ट ने सुनाया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को टेट अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पिछले दिनों इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि सहायक आचार्य की परीक्षा में अब सिर्फ जेटेट अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। इस केस में प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की थी। वहीं मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ में हुई। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति और छात्रवृत्ति के लिए आयशा ने अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। शहादत दिवस पर महात्मा गांधी को आयशा ने याद करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। मौके पर आयशा राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि झारखंड राज्य के छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित है। साथ ही इस वर्ष की छात्रवृत्ति का वितरण भी प्रारंभ नहीं हो पाया है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड राज्य एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ के अधिकांश छात्र एवं छात्राएं छात्रवृत्ति के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के रिक्त होने के कारण लाखों छात्रों का कार्य प्रभावित हो रहा है। बोर्ड की परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड और परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है, जिससे छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं। उनकी परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। आयशा रांची की प्रभारी संजना मेहता ने कहा कि छात्रों को उनके हक की छात्रवृत्ति शीघ्र भुगतान की जाए और जैक बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल की जाए। मौके पर शालिनी मेहता,
सत्य प्रकाश, सोनाली केवट, सूरज मेहता, अरुण कुमार, सुहाना, आशुतोष, प्रियंका सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। कोयला चोरी की जांच करने पहुंची सीआईएसएफ की टीम पर हमला, फायरिंग की भी खबर। धनबाद जिले के बीसीसीएल लोधना एरिया 10 स्थित घनवाड़ी ओपी क्षेत्र के कुजामा आउटसोर्सिंग माइंस में कोयला चोरी को लेकर हिंसक घटना सामने आई है। कोयला चोरी की शिकायत मिलने पर जब सीआईएसएफ की टीम छापेमारी करने पहुंची तो कोयला चोरों ने उन पर पथराव कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख और खुद की सुरक्षा के मद्देनजर सीआईएसएफ ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसके बाद कोयला चोर घटनास्थल से भाग खड़े हुए। इस घटना में छापेमारी टीम की एक महिला कांस्टेबल घायल हो गई। सीआईएसएफ अधिकारियों के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि माइंस से कोयले की चोरी हो रही है। जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां पहले से मौजूद कोयला चोरों ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात और अधिक तनावपूर्ण तब हो गए जब पास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग जुटकर विरोध करने लगे और सड़क जाम कर दी। घटना के बाद घनुवाड़ी थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान ग्रामीणों और सीआईएसएफ के बीच झड़प हुई, जिसमें एक महिला कांस्टेबल घायल हुई है। मामले में सीआईएसएफ ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम हेमंत ने जमशेदपुर में प्रदूषण को लेकर जताई चिंता, डीसी को कार्रवाई के लिए कहा। कुणाल शांडगी ने उठाया था मामला। सीएम हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है। पूर्व विधायक कुणाल शांडगी ने इस मुद्दे को उजागर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसका संज्ञान लिया और जमशेदपुर डीसी को इस बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए आदेश जारी किया है। शांडगी ने अपने पोस्ट में कहा है कि जमशेदपुर शहर की हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन इसे लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कोई सार्वजनिक सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है। ट्वीट में टाटा स्टील और टाटा ग्रुप से कहा गया है कि वे इस गंभीर स्थिति पर जवाब दें। ट्वीट में यह भी आरोप लगाया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर केवल तापमान और नमी दिखाने के लिए बोर्ड लगाए गए हैं, जबकि प्रदूषण के स्तर की जानकारी देने वाला कोई डिस्प्ले नहीं है। शांडगी की ओर से इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से अपील की गई है कि वे इस बेहद अस्वस्थ स्थिति की जांच करें और आवश्यक कदम उठाएं। शहर में बढ़ते प्रदूषण और प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर जनता में नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना होगा कि इस पर संबंधित प्रशासन और कंपनियां क्या कदम उठाती है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, झारखंड को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य। झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के पशुपालन निदेशालय में अधिकारियों के साथ एक योजना समीक्षा बैठक की। बैठक में जीव जंतु कल्याण बोर्ड और बीज निगम के कार्यों पर चर्चा की गई। मंत्री तिर्की ने बताया कि पशु कल्याण से जुड़े कार्यों को लेकर एक वृहद सेमिनार जल्द ही एनजीओज के साथ आयोजित किया जाएगा। उनका कहना था कि विभाग के पास बहुत सी जानकारी की कमी है, लेकिन एनजीओज इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर उनका योगदान स्पष्ट दिखाई देता है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई राज्य आज बीज उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अन्य राज्यों को भी बीज आपूर्ति कर रहे हैं। वहीं झारखंड आज भी बीज के मामले में दूसरे राज्यों पर निर्भर है और विभाग हर साल लाखों करोड़ों रुपए बीज खरीदने और वितरित करने पर खर्च करता है। मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में विभाग की टीम ने कर्नाटक का दौरा किया था, जहां बीज उत्पादन से जुड़ी नीतियों और शोधों को अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड को कर्नाटक की नीतियों को अपनाकर बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना होगा, ताकि बीज वितरण में राज्य की एक अलग पहचान बन सके।
झारखंड में गिलेन-बारे सिंड्रोम का पहला मामला आया सामने। रांची में 5 साल की बच्ची पीड़ित हुई। कोरोना के बाद भारत के लोगों को गिलेन-बारे सिंड्रोम नाम के बीमारी से खतरा है। अब एक मामला झारखंड के रांची शहर में भी पाया गया है। अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की माने तो संभवतः इसे झारखंड का पहला मामला कह सकते हैं। रांची की एक 5 साल की बच्ची इस बीमारी से पीड़ित है। महाराष्ट्र में इस बीमारी को लेकर अब तक करीब 120 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 2 लोगों की जान चली गई है। बंगाल में भी 3 लोगों के मौत की खबर है। यह बीमारी किसी वायरस या बैक्टीरिया से होती है जो आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है, जिससे मरीजों का आमतौर पर पहले पैर और हाथ सुन्न हो जाता है। इसके बाद पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। इसके बाद पैरालिसिस अटैक का खतरा रहता है। यह बीमारी छूने या किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलती है, इसलिए इसे ऑटो इम्यून डिजीज भी कहा जाता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। बूढ़ापहाड़ पर मिला आईईडी बम, सर्च ऑपरेशन में मिली सफलता। सीआरपीएफ 172 बटालियन और गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में छिपाकर 2.5 किलो और 1 किलो के 2 आईईडी बम को सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया है। गुरुवार को सहायक कमांडेंट नीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी। इसी के दौरान तुमेरा और खपरी महुआ गांव के बीच जंगल में एक संदिग्ध तार दिखाई दिया। इस तार के साथ साथ चलते हुए जवानों ने सावधानी बरतते हुए तार के जुड़े हुए स्थान तक पहुंचने का प्रयास किया। धीरे धीरे तार से जुड़े 2 आईईडी बम मिट्टी में दबे हुए पाए गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने डीएसएमडी की मदद से एक लगभग 2.5 किलो और 1 किलो का प्रेशर आईईडी बम बरामद किया। साथ में कोडेक्स वायर, डिटोनेटर, एक देसी पिस्टल को भी सुरक्षा बलों ने मौके से बरामद किया। फिर सीआरपीएफ ने अपने बीडीडीएस बम निरोधक दस्ता की टीम को बुलाया और उनके द्वारा दोनों बमों को जंगल में ही डिफ्यूज किया गया। इन बमों को नक्सलियों के द्वारा लगाया गया था ताकि समय पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। प्रयागराज महाकुंभ मेले में दुमका के 2 लोग लापता, परिजन परेशान, तलाश जारी। प्रयागराज में कल मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। दुमका से भी कई श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज गए थे। प्रयागराज में भगदड़ की घटना के बाद दुमका की देवंती देवी अपने परिवार से बिछड़ गई हैं। देवंती दुमका के सदर प्रखंड के हेठ मंझियाड़ा गांव की रहने वाली हैं। इसके साथ ही 2 दिन पूर्व 28 फरवरी को संगम में स्नान करने गए संतोष मंडल भी लापता हैं। संतोष दुमका के सरयाहाट प्रखंड के बूढ़ीझिलवा गांव के रहने वाले हैं। लापता देवंती देवी के पुत्र विजय कुमार यादव ने बताया कि हम लोग 27 फरवरी की शाम एक 4 पहिया वाहन से अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए थे, जिसमें मेरी मां 60 वर्षीय देवंती देवी भी थी। हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास सेक्टर 20 के पास स्नान कर बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त स्नान के लिए भारी संख्या में साधु संत जाते दिखे। वहां तभी यह अनाउंसमेंट किया गया कि आप लोग साइड हो जाएं और साधु संतों को जाने दे। इसी आपाधापी में मेरी माँ हम लोगों से अलग हो गई। हम लोगों ने एक कागज में पता और फोन नंबर लिखकर उन्हें दिया था, पर वह नहाने के क्रम में उस कागज को झोले में रख दी थी। विजय यादव ने बताया कि हम लोग कल से प्रयागराज के घाटों और आसपास मां को ढूंढ रहे हैं, पर उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमें उनकी काफी चिंता हो रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नारकोस में आरपीएफ को सफलता। 45 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। हटिया रेलवे स्टेशन और रांची रेलवे स्टेशन से लगातार नशे की खेप पकड़ी जा रही है। इस बार आरपीएफ की टीम ने रांची रेलवे स्टेशन से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 45 किलो मारिजुआना गांजा बरामद किया गया है। नशे के तस्कर मादक पदार्थों की तस्करी के लिए लगातार रेलवे रूट का प्रयोग कर रहे हैं।
यही वजह है कि नशे के तस्करों को लेकर रांची रेल मंडल में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रांची रेल मंडल के आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार द्वारा निर्देशित गांजे को पकड़ने का लगातार अभियान ऑपरेशन नार्कोस के तहत कारगर भी सिद्ध हो रहा। इसी क्रम में रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की फ्लाइंग टीम, आरपीएफ रांची और सीआईबी रांची की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। आरपीएफ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ओवरब्रिज के नीचे 3 संदिग्ध व्यक्तियों को बैठे देखा गया। तीनों के पास बड़े बड़े बैग थे। संदेह होने पर इन तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान तीनों के पास से बैग में रखे 45 किलो गांजा बरामद किया गया। झारखंड में मनिया को सम्मान, आंगनबाड़ी में बच्चे पालने वाली सेविकाओं पर नहीं है सरकार का ध्यान, आंदोलन का किया ऐलान। झारखंड में इन दिनों एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा वाली कहावत चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि एक तरफ 18 साल से 50 साल तक की युवती महिलाओं को बिना काम कराए सरकार मनिया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 5 साल के बच्चों को पोषणयुक्त आहार के साथ शिक्षा देकर राज्य की बुनियाद मजबूत कर रही सूबे की सेविकाओं और सहायिकाओं को अपनी मेहनत के पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली सेविकाओं और सहायिकाओं को पिछले 6 माह से केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला मानदेय बकाया है। इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए 24 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन का दावा है कि इस आंदोलन में सूबे की 30 से 40 हजार सेविका सहायिकाएं शामिल होंगी। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा का कहना है कि सेविका को कुल 10,500 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जिसमें राज्य सरकार 6,000 और केंद्र सरकार 4,500 रुपए देती है। सहायिकाओं को ठीक इसकी आधी राशि यानी 5,250 मिलती है। राज्य सरकार 3,000 रुपए जबकि केंद्र सरकार 2,250 रुपए प्रतिमाह देती है। लेकिन पिछले अक्टूबर माह से केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी नहीं दी है। यूनियन का कहना है कि साल 2022 में सीएम और विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता के दौरान भरोसा दिलाया गया था कि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को बकाया नहीं रहने दिया जाएगा। राज्य सरकार अपने फंड से पैसे देकर केंद्र से राशि आने के बाद एडजस्ट कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। निर्मला सीतारमण ने मानी झारखंड चैम्बर की सलाह, तो भारत में लागू होगा अमेरिका जैसा कानून। केंद्रीय बजट से पहले फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अमेरिका के इनकम टैक्स कानून में लागू एक प्रावधान को भारत में लागू करने की मांग की है। चैम्बर के अध्यक्ष परेश गट्टानी और उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा से जब पूछा कि आम बजट से झारखंड चैम्बर की क्या उम्मीदें हैं, तो दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। इसमें अधिकतर सुझाव इनकम टैक्स कानून से जुड़े हैं, कुछ पेचीदा कानूनों में संशोधन करने के सुझाव दिए हैं, तो कुछ नई व्यवस्था लागू करने का सुझाव भी दिया है। दंपति के लिए संयुक्त इनकम टैक्स भरने का प्रावधान करने की सलाह भी झारखंड चैम्बर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी है। झारखंड चैम्बर ने कहा है कि भारत में पति पत्नी को संयुक्त रूप से टैक्स का भुगतान करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। चैम्बर ने केंद्रीय वित्त मंत्री को जो अपने सुझाव भेजे हैं, उसमें कहा है कि बढ़ी हुई बुनियादी छूट सीमा और तर्कसंगत टैक्स स्लैब, अधिभार से स्लैब और आय की संयुक्त रिटर्न दाखिल करने के प्रावधान के साथ विवाहित जोड़ों के लिए संयुक्त कराधान प्रणाली के लिए विकल्प की शुरुआत होनी चाहिए। चैम्बर ने कहा है कि वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 के तहत अन्य बातों के अलावा व्यक्तियों के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है, टैक्स की दरें उसी के अनुरूप बढ़ती जाती हैं। धारा 115 बीएसी
अन्य बातों के साथ साथ किसी व्यक्ति के लिए डिफॉल्ट टैक्स की एक व्यवस्था है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से राष्ट्रपति पहले दिन दोनों सदनों को करेंगी संबोधित। संसद का बजट सत्र शुक्रवार 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी, जो दोनों सदनों को सुबह 11 बजे संसद भवन के लोकसभा कक्ष में संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जो 3, 4 और 6 फरवरी को आयोजित की जाएगी। संसद का बजट सत्र 2 भागों में विभाजित होगा। पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तीसरी सरकार का दूसरा बजट होगा। यह वित्त मंत्री सीतारमण का 8वां बजट होगा। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार बनने के बाद सीतारमण ने पूर्ण आम बजट पेश किया था। बजट सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि पिछले 2 सत्रों में संसद में काफी हंगामा हुआ था, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई और संसद की छवि पर नकारात्मक असर पड़ा। उन्होंने विपक्षी नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपेक्षा की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।